हो गया। तो देखिए भाई, आज इन लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हमने सोचा कि इन्हीं के बहाने बहुत सारे लोगों की मदद हो जाए। तो जैसे इनका क्या है कि पेपर कब है साइंस का? साइंस का पेपर 2 तारीख को है। आज किसका था? आज इंग्लिश का था। आज इंग्लिश का पेपर था। इनको 2 को साइंस का पेपर देना है। हाँ। तो आज है 26 और 2 को पेपर है ही, तो 27, 28, 29 और 1 मतलब टोटल 4 डेज की गैपिंग है। अब 4 डेज की गैपिंग में इनके यहाँ आना क्या क्या है? फिजिक्स का पोर्शन आएगा, केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा और बायो का आएगा। अब आप लोग बताओ कि क्या जानना चाह रहे हो? जैसे कि तुम्हारा क्या क्वेश्चन है, बताओ। हाँ हाँ बोलो सर। जैसे केमिस्ट्री और बायो में मतलब हम कैसे मतलब अच्छा, कैसे 4 दिन में मैनेज करें? चलिए कोई बात नहीं है। जैसे इनका कहने का मतलब ये है कि पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पोर्शन को 4 दिन के अंदर कैसे हम मैनेज करें। तो देखिए, आपके पास 4 दिन का जो टाइम है ये भरपूर टाइम है। क्या कहा हमने? सफिशिएंट टाइम है। इतना सफिशिएंट टाइम है कि अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे कितना सफिशिएंट है। जैसे फिजिक्स में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 5। फिजिक्स में 4 हैं। केमिस्ट्री में कितने हैं? 4। और बायो में कितने हैं? टोटल 5। मतलब टोटल आपके क्या हो गए? 4 4 8 8 5 13। टोटल 13 चैप्टर हैं। आप फिजिक्स के चारों चैप्टर को एक दिन में आराम से बैठ करके सुबह से शाम तक कवर कर डालो। कवर करने में क्या क्या करना है? स्कूल में एक्टिविटी आपके पढ़ाई गई है ना नहीं पढ़ाई गई है उसको भूल जाओ। हर एक चैप्टर्स में जितनी भी एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटी समझ रहे हो ना? हाँ। जैसे केमिस्ट्री की बुक उठाओगे तो बुक देना बेटा जरा। तो जैसे केमिस्ट्री में ये है क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी है। तो इसमें देखिए ये एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 1.1। ऐसे ही यहाँ पर एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.3 और नेक्स्ट एक्टिविटी भी कहीं दी गई होगी। एक्टिविटी उसके बाद एक्टिविटी देखिए 1.6 है, 1.5 है, 7 है, 8 है और एक्टिविटी 1.9 है, 1.10 है। ठीक है, तो इस तरीके से 10, ये 12 भी है। टोटल इस चैप्टर में क्या किए हैं इन्होंने? लगभग एक्टिविटी 1.11 मतलब 11 एक्टिविटी दिए हैं। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर वो पोर्शन दिख नहीं रहा है, दिखेगा। यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ये देखो, बहुत ध्यान से समझिएगा तुम लोग। ये देखिए, ये जो डू यू नो वाला पोर्शन है, देख रहे हो ना? ये जो डू यू नो वाला पोर्शन है बेटा, ये इस पोर्शन को श्योर पढ़ना है। ये पोर्शन आपको श्योर पढ़ना है। एक्टिविटी पे आपको फुल्ली फोकस्ड करना है। साथ ही साथ आपके यहाँ ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये वाले, ये इनको क्या बोलते हो? इंटेक्स क्वेश्चंस। इनको क्या बोला जाता है? इंटेक्स क्वेश्चंस। और साइमल्टेनियसली आप क्या करोगे? यहाँ पे जो एक्सरसाइज हैं, फिजिक्स में तो एग्जाम्पल्स भी होते हैं, केमिस्ट्री में एग्जाम्पल्स कुछ में होते हैं कुछ में नहीं। तो ये क्या हो गया कि आपका एक्सरसाइज वाला पोर्शन मीन्स क्या हो गया कि एवरी चैप्टर में हमको किस किस चीज पे फोकस करना है? डू यू नो। सबसे पहले एक्टिविटी पे फोकस करो। दूसरा काम किस पे फोकस करोगे? जो रेक्टेंगल शेप में, जो अभी हमने आपको दिखाया, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में ये इस टाइप का टाइटल दिया गया है, इस टाइप के क्वेश्चंस को केमिस्ट्री के हों, चाहे फिजिक्स के हों, चाहे बायो के, हर एक पोर्शन को जरूर से जरूर पढ़ लेना। ठीक है, दूसरा काम हो गया। तीसरा आपको क्या करना है? इंटेक्स। चौथा काम आपको क्या करना है? एक्सरसाइज। ठीक है, ये सारे पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों वाले सेक्शन में आपको एक एक चैप्टर, मतलब हर एक चैप्टर के साथ करते चले जाना है। अब इनकी स्ट्रेटजी कैसे बनाओगे? जैसे कल है 27 को आपके ऊपर ये डिपेंड करेगा आप चूज क्या करते हो। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो किसी भी एक पोर्शन को उठाओ, सुबह आराम से नहा धो करके फ्रेश हो करके, जितने बजे आप अपना रूटीन उठने का होगा उठिएगा, फ्रेश हो करके बैठ जाओ। सुबह से लेकर के शाम तक आपके 4 के चारों चैप्टर, मतलब एक फिजिक्स उठाए तो फिजिक्स का पूरा पोर्शन, केमिस्ट्री उठाए तो केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन, वो पूरा फिनिश करके, और कल शाम को जब आप लोग आओगे कोचिंग, तो जब शाम को आओ तो उसमें से जो भी डाउट्स हों उनको क्या करो? क्लियर कर लो। उनके लिए आपको मैंने बताया ही तरीका, क्या बताया है कि एक कोई डायरी आपके पास होनी चाहिए, पेन, और उसमें जो भी डाउट वाले क्वेश्चंस हैं उनको, उनकी लिस्ट बना करके ले आओ।
ये काम हो जाएगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो इतना काम आप कर लोगे। अब हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री में कौन कौन से आपके पोर्शन हैं जो वेटेज वाले हैं। तो जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स, और आपका दूसरा चैप्टर हो गया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेटेज वाले पोर्शन हैं, वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। जो आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2 है, यहाँ से केस स्टडी के उठने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। चैप्टर 1 से चैप्टर 2 से केस स्टडी के पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो आपको क्या कर, लेकिन पढ़ना आपको सबको है, चैप्टर 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी। अब क्या क्या पढ़ना है फिर एक बार रिपीट करो। सबसे पहला काम एक्टिविटी। एक्टिविटी के बाद जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो। तीसरा काम इंडेक्स, और चौथा काम क्या करना है, एक्सरसाइज। ठीक है। और अंदर की थ्योरी तो पढ़नी ही पढ़नी है, ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर कर दोगे। तो एक चैप्टर में टोटल कितने काम करने हैं, 5। अरे भाई, अंदर की थ्योरी हो गई, और उसमें स्पेशल फोकस किस पे हो गया, एक्टिविटी पे। फिर किस पर हो गया, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप में जो भी डू यू नो करके लिखा हुआ है, 3 हो गए, इंडेक्स क्वेश्चन हो गए, एक्सरसाइज क्वेश्चन हो गए। इतना थॉरो करते हुए एनसीईआरटी को आप चारों चैप्टर फिनिश कर लिया। यही काम फिजिक्स, यही केमिस्ट्री और यही बायो। तो अब कल आपका मान लेते हैं हम, चलो आपने कल खत्म कर लिया केमिस्ट्री, परसों खत्म कर लिया आपने फिजिक्स, नरसों आपने खत्म कर लिया क्या, बायो। अब आपका पूरा सिलेबस क्या हो गया, फिनिश। जब आपका पूरा सिलेबस फिनिश हो जाए तो बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम सैंपल पेपर कैसे करें। तो सैंपल पेपर आप 2 से 3, एक सैंपल पेपर कर सकते हो। अगर एक सैंपल पेपर करने के बाद आप रिलैक्स फील करते हो, क्या फील करते हो, रिलैक्स, आपको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, अच्छे लेवल की है, तो एक सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर लो। टाइम मैनेजमेंट देख लो, कितनी देर में हमारा एक सैंपल पेपर हो जा रहा है। वैसे हम लोगों ने जो यहाँ पे किया है, कितनी देर में तुम लोगों के सैंपल पेपर खत्म हो जाते थे, 2 से 3 घंटा लगता था, उसके बीच में लगता था। लास्ट तक कितनी देर में खत्म हो जाता था, 3 घंटे 20 मिनट ऐसे कुछ ऐसे। लास्ट में 2 घंटा 30 मिनट से, ऐसे मेरा 3 घंटा लगता था। तुम्हारा 3 घंटा तुम्हारे कितनी देर में हो जाते थे, 2 घंटे। जिसकी जैसी स्पीड है, लगभग अब वो प्रिपरेशन पे आपके डिपेंड करेगा। स्पीड तो डिपेंड करेगी कितनी अच्छी प्रिपरेशन है। तो अब कुल मिला नहीं तो, अच्छा मैथ में कितनी देर लगते थे, सर मैथ में तो 2 घंटा 30 मिनट लग जाता है, 2.5 घंटे में हो जाता था। तो साइंस में भी सैंपल पेपर किए हो, इस लास्ट तक जाते जाते पहले पेपर में ज्यादा टाइम लगा होगा, दूसरे सैंपल पेपर में और कम, तीसरे में और डिक्रीज हुआ, चौथे में और डिक्रीज हुआ, 5वें में और डिक्रीज हुआ। तो इस तरीके से आपको फोकस किस बात पे करना है, समझ गए। यस सर। पहले 3 दिन में आप क्या करोगे, पहले शुरुआत के 3 दिन में, कल परसों नरसों, इन 3 दिनों में आपको क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों एक तरफ से कवर करनी है। कैसे कवर करोगे ये बताएगा। सर पहले हम थ्योरी करेंगे चैप्टर की, एक्टिव रिकॉल मेथड के बाद करेंगे, जिसमें पहले हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहला काम करोगे, डेडलाइन डिसाइड करोगे, पार्किंसंस लॉ फॉलो करोगे। दूसरा क्या करोगे, एक्टिव रिकॉल मेथड। एक्टिव रिकॉल मेथड की प्रोसेस क्या है बताओ। पहले हम जो पढ़ेंगे उसको विजुलाइज करते चलेंगे। हाँ, विजुलाइज, उसको हम मेमोराइज करेंगे। हाँ। फिर हम उसको माइंड में बनाएंगे। हाँ। फिर पेन पेपर उठाएंगे, उसी स्टोरी बना के लिखेंगे। तो अब लिखने का समय नहीं है, क्योंकि लिखोगे अब समय नहीं तो एक दिन में तुम 4 चैप्टर नहीं लिख सकते हो। तो उसके लिए दूसरा तरीका क्या अपनाओगे, अपने किसी दोस्त को, टीचिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अपने किसी फ्रेंड्स को वो सारा का सारा स्टोरी के फॉर्म में सुना देंगे। मतलब एक तरीके से जीडी कर डालोगे, क्या कर डालोगे, ग्रुप डिस्कशन। वो चारों के चारों चैप्टर 1-1 करके क्या करोगे, चारों एक दूसरे को सुना दोगे, समझा दोगे, एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन करके और सेटिस्फाइड हो जाओगे। उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो मैं तो है ही भाई, मैं हूं ना, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं फील करनी है। ये क्लियर हो गया, क्या क्लियर हुआ कि आपको तीनों सेक्शन में यही कर लेना है। अब क्वेश्चन आता है मैं कितना सैंपल पेपर कर लूं। तो वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि आप एक सैंपल पेपर करने के बाद अगर रिलैक्स फील कर रहे हो, आपको इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है, आप कंफर्ट फील कर रहे हैं, आप अपने आप को बिल्कुल आरामदायक स्थिति में महसूस कर रहे हैं कि हमारी प्रिपरेशन ठीक है, तो एक सैंपल पेपर सफिशिएंट है। नहीं तो आप दूसरा भी सैंपल पेपर कर लो, दूसरे में भी अगर आपको रिलैक्सेशन नहीं मिला तीसरा भी कर लो, लेकिन 3 से ज्यादा सैंपल पेपर नहीं करना है। वैसे मैक्सिमम मैं तो सजेस्ट करूंगा कि 2 सैंपल पेपर से ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है।
तो सारी बातें क्लियर हो गई। एग्जामिनेशन हॉल में क्या करोगे ये तो क्लियर है, हाँ सर। सारी बातें क्लियर है। पानी की बोतल आपके पास होनी चाहिए। जो क्वेश्चन आता है उसको फटाफट करके लिख लेना है। जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में कम आ रहा है या रिकनेक्ट कम हो रहा है उसको फोकस करके, क्योंकि सिलेबस खत्म है। तो जो गाड़ी वाली ड्राइविंग वाला एग्जाम्पल हम आपको बार बार देते हैं, एक गाड़ी चला लेते हो सारी गाड़ी चला ले जाओगे, उस तरीके से बेस्ट आंसर लिखने की कोशिश करिए, बेस्ट से बेस्ट आंसर बनाने की कोशिश करिए, उस पर आप आ जाओगे। ठीक है, तो एग्जामिनेशन हॉल वाली पूरी स्ट्रेटजी आपको एक वीडियो में बताई जा चुकी है, हाँ सर। वो सब आपको मालूम भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख लेना। और भी कोई क्वेश्चन हो बताओ। जैसे कि मेरे क्वेश्चन है, हाँ। जैसे केस स्टडी आती है हाँ। कि कुछ क्वेश्चन घुमा के आ जाते हैं, हाँ बिल्कुल घुमा तो के सर आएंगे। उसे वो कैसे कर सकते हैं? अच्छा देखो, इनका बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि जो केस स्टडी आती है उसमें क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दे देता है। तो ये तो भैया मैंने पहले ही बताया था अनसीन पैसेज का, जब हम वीडियो बनाए थे एग्जाम इंग्लिश के लिए, कि अनसीन पैसेज का मतलब सब कुछ बिल्कुल अनसीन है, जिसको आपने देखा नहीं है। तो जिस चीज को आप पहले से पढ़े नहीं हो, जानते नहीं, फिर भी उसके आंसर आपको लिखने हैं, वहां जो आपकी काम आती है कॉमन सेंस, उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज और उसका कॉमन सेंस। तो वहां पर आप उस जो आपको अनसीन पैसेज दिया गया है, मतलब एक तरीके से केस स्टडी दी गई है, उस केस स्टडी को पढ़ो, थोड़ा सा उसको समझो, समराइज करो, समराइज करके फिर क्वेश्चन को 3 से 4 बार 5 बार जैसे आप पढ़ोगे, आपके मन में उससे रिलेटेड आंसर बनने लगेंगे। ऑप्शन दिया होगा तो ऑप्शन समझ में आने लगेगा, अगर ऑप्शन नहीं दिया गया है आपको उसका आंसर लिखना है तब वो भी समझ में आने लगेगा। तो टेक्निक क्या है, उसको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको मुझे देख करके घबराना नहीं है। करना क्या है, जो पैराग्राफ दिया गया उसको पढ़ना है, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसको 4-5 बार पढ़ना है। अब आप करते क्या हो, आप बस सोचते हो कि उसी पैराग्राफ में से डायरेक्ट आंसर मिल जाए, नहीं, इसीलिए कह रहे हैं कॉमन सेंस यूज करिए। कॉमन सेंस का मतलब पैराग्राफ में उसका आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ना है, जब तक कि उसके आंसर के आइडियाज आपके ब्रेन के अंदर क्रिएट ना होने लगे। हर एक क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वही तो सबसे आसान क्वेश्चन होता है। क्यों? क्योंकि उसी क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर हिडन है। तो जब आंसर हिडन है तब टेंशन किस बात की, हेडेक लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। बस दिमाग में यही रखिए, पैराग्राफ को पढ़िए, फिर सोचिए कि ये किस इवेंट से, कहाँ से ये रिलेट कर रहा है, और क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, और क्या हम कर दें तो परफेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन हो बताओ। आंसर लिखना पता ही है? हाँ पता है। आंसर कैसे लिखोगे, सेक्शन डालना है, आंसर डालना है, उसके नीचे लिखते पढ़ते चले जाना है। ठीक है, हाँ जैसे फिजिक्स की बात करिए, फिजिक्स में आपको किससे फोकस करना है? फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन आते हैं, सर कुछ क्वेश्चन हो नहीं पाते। नहीं, तो जैसे फिजिक्स में जिस टाइप के क्वेश्चन, सर्किट मेनली सर्किट के, तो सर्किट में तो कुल मिलाकर के ये है कि अभी आपके पास 3 दिन का टाइम है। हाँ। कल एक काम करना, जब आप आइएगा तो सर्किट वाले क्वेश्चन, वैसे सर्किट में यार 2 ही बातें हैं, या तो सीरीज होगी या तो पैरेलल होगी, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। सीरीज को पहचानने का तरीका, जो एक लाइन में होंगे, अगर करंट के पास होने का पाथ सिंगल तो वो सब सीरीज में, और अगर करंट के पास होने के पाथ एक से ज्यादा वो क्या हो गए, पैरेलल हो गए। बस तब सीरीज में कोई प्रॉब्लम है नहीं। सिंगल पाथ तो ऐड कर दो, एक से ज्यादा पाथ पैरेलल की कंडीशन 1 समथिंग प्लस 1 ये करते चले गए। टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना होता है पूरी सर्किट का, वोल्टेज गिवन रहता है, करंट मिल जाएगी, बाकी जो चीजें फाइंड करनी हो जाती हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा थ्योरी भी आती है, जैसे कि फिजिक्स। हाँ देखो, साइंस में सबसे बड़ी बात है, इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि साइंस में मैथ की तरीके से नहीं होता है। यहाँ पे आपको थ्योरी भी मिलेगी, यहाँ पे थ्योरी भी मिलेगी, न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, डायग्राम भी आपको बनाने होंगे, और डायग्राम के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो कई सारी चीजें अप्लाई होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन हमें क्या करना है, उस पर एडजस्ट करना है। जैसे लर्निंग की टिप्स आपको हमने पहले भी बता रखी है कि जिस तरीके से
जिस तरीके से आपने फिजिक्स में पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन, पढ़े हो ना न्यूटन्स के, लॉज ऑफ मोशन पढ़े हो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वैसे ही आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सेम वैसे ही याद करने के भी लॉज होते हैं, लर्निंग के भी लॉज होते हैं, लॉज ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग के लॉज क्या होते हैं? सबसे पहला लॉ जो इसका होता है वो होता है लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब आप पहले मेंटली प्रिपेयर होइए। साइंस क्या कहती है कि जिस चीज को आप पढ़ना चाहते हो, तैयार करना चाहते हो, याद करना चाहते हो, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, आप रेडी हो जाएं, कंफर्ट जोन में आ जाएं। जैसे अभी मान लीजिए आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, तो केमिस्ट्री में आपको ये पता है कि थ्योरी भी होगी, एक्सेप्शंस भी होंगे, होंगे या नहीं होंगे? तो थ्योरी भी होगी, एक्सेप्शंस भी होंगे, और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होंगे, कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होंगे। तो हमें क्या करना है? तीनों चीजों के लिए रेडी रहना है। तो जब मेंटली रेडी रहेंगे तब हमारा काम आसान हो जाएगा। तो पहला रूल क्या है याद करने का? लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा रूल क्या है? लॉ ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब आप लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ प्रैक्टिस मतलब उसकी प्रैक्टिस करना। जैसे न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो, थ्योरी है तो याद करके उसको लिख करके प्रैक्टिस कर लो। मतलब जो भी चीजें वहां पर हैं वहां पे लॉ ऑफ एक्सरसाइज आपको फॉलो करना है। अच्छा, इतना करने के बाद आप लॉ ऑफ रेडीनेस को फॉलो कर लिए, लॉ ऑफ एक्सरसाइज को फॉलो कर लिए। इतना करने के बाद जो लॉज ऑफ लर्निंग का तीसरा स्टेप आता है वो आता क्या है? लॉज ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि आप इतना करने के बाद आप अगर रिलैक्स नहीं फील कर रहे हो, इतना करने के बाद आप कंफर्ट में नहीं आए हो, तो इसका मतलब जो आपने पढ़ा, जो आपने समझा, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर से हम अपने आप को रेडीनेस में ले जाएंगे, मेंटली प्रिपेयर होंगे, उन सारी चीजों को अगेन समझेंगे, दोबारा समझ करके उसको प्रिपेयर करके, ठीक है, समझ करके प्रिपेयर करके फिर से हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर आपको रिलैक्स आ गया, अगर नहीं आता है तो फिर उसी प्रोसेस को बार बार आप क्या करेंगे? रिपीट करते रहेंगे जब तक आप कंफर्ट फील करने ना लगे। मतलब कुछ एहसास होना चाहिए ना। जैसे खाना खाते हो तो भूख मिटने का एहसास होता है, नहीं होता है? नहाते हो तो गर्मी से राहत मिलती है, ठंडक का एहसास होता है कि नहीं होता है? तो उसी तरीके से पढ़ने के बाद आपको भी एक फीलिंग आनी चाहिए, एक एहसास आपके अंदर रचना बसना चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है, और बताओ कोई क्वेश्चन हो? जैसे इंटरेस्ट चला है पढ़ाई में। हाँ, जैसे इन्होंने कहा कि पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे लाएं, तो अब तो मान लीजिए दो तारीख बोरियत तो सबको लगती है। हाँ सही। बोरियत तो सबको लगती है, लेकिन इम्पोर्टेंस आपको समझना पड़ेगा। जैसे अगर आपको अभी तक इंटरेस्ट नहीं है तो 2 तारीख को एग्जाम है, अब चाहे जैसे भी हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इनका बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट कैसे लाएं। तो ये बताओ आपका साइंस में ड्रीम मार्क्स क्या है? 78। अब ये बताओ, ये साइंस में 78 इनका ड्रीम मार्क्स है, आप लाओगे कैसे? उसमें पढ़ के आपके पास कोई प्लान है? सब प्लान ऐसे कि एक्टिव रिकॉल पैटर्न, फ्रेमिंग टेक्निक, पोमोडोरो। इन्होंने 2-3 टेक्निक बताई, क्या क्या बताई? तुम लोग भी सुन लो, क्या बताया इन्होंने? एक्टिव रिकॉल, पोमोडोरो, फ्रेमिंग टेक्निक। 80-20 रूल भी फॉलो करना है। 20 रूल क्या फॉलो करना है? 80-20 रूल भी फॉलो करना है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। बस जरूरत ये है पोलाइटली, बहुत आराम से डेडलाइन डिसाइड करके और आप अपना काम करिए। डेडलाइन मतलब समझ रहे हो? 4 चैप्टर हैं तो चारों चैप्टर को 3-3 घंटे या 4-4 घंटे का समय दे दो, तो टोटल कितना टाइम देना पड़ेगा? 16 घंटे। 15 से 16 घंटे एक दिन में अगर आप दे दोगे तो धीरे धीरे वो चीजें आपकी एक्टिव हो जाए। तो जैसे आपका कुछ चैप्टर ऐसा होगा जो आधे घंटे फिनिश हो जाएगा, नहीं फिनिश होगा। अरे जैसे फिजिक्स में बात करिए तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड कितनी देर का है? 1 घंटे का, मुश्किल से 1 घंटे में फिनिश। ऐसे ही आप वो बताओ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितनी देर का? 1 घंटे का ही है। तो 2 चैप्टर तो आपके ऐसे 2 घंटे में निकल गए। बाकी जो बचे हुए चैप्टर हैं 2, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, इन दोनों चैप्टर को 3-3 घंटे दे दोगे। तो हम तो कहाँ 16 घंटे बता रहे थे, आपका 10 घंटे में मोटा मोटा काम हो गया। जो डाउट है वो आकर के यहाँ क्लियर कर लो, ठीक है? और कुछ बताओ? सवाल नहीं, बस सारे क्वेश्चन खत्म तुम्हारे कुछ? तो इस तरीके से जा करके कल आप 10 घंटे, कितने डेडलाइन बनाओगे?
8 से 10 घंटे की, और वो आप डिसाइड करोगे, क्या तुम लोग डिसाइड ही सर, करो। जैसे कि मेरा क्वेश्चन एक और ऐसा हाँ, क्या? मेरे कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे कि मैं एक्टिव रिकॉल लगाता हूँ, पोमोडोरो फ्रेमिंग लगाता हूँ सारा, तो फिर भी वही थोड़ा बहुत याद हो, थोड़ा बहुत याद नहीं होता है। तो उसके लिए देखो जरूरत होती है, जो थोड़ा बहुत याद होता है थोड़ा बहुत याद नहीं होता उसको लगाने के बाद तो हाँ, लगाने के बाद भी। हाँ। तो जहां से याद नहीं आता है उसकी 4-5 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लें। उसको विजुलाइज करिए, मेमोराइज करिए।